आज 21 तारीख है, 21 मई 2026। कल 20 थी। कल 20 को देखिए कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं था, कल 20 को हमारी क्लास भी नहीं हुई थी, है ना। तो कल एज सच कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नया नहीं था, पुराने ही टॉपिक्स का फॉलो अप था जो हम लोग पहले से न्यूज में पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ छुटा नहीं है। जो एक एक आधा टॉपिक जो छुटा है वो हमने आज की पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे आज के न्यूज़पेपर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जैसे आज 21 मई को क्या है, नेशनल टेररिज्म एंटी टेररिज्म डे। तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे क्यों मनाया जाता है ये देखेंगे, है ना। इंडिया इंडिया और इटली का स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होना, इसके अंदर जो फेमस, आजकल बहुत ज्यादा फेमस मोदी जी और मेलोनी की वीडियोस और फोटोज वायरल हो रही है, जिसके अंदर मोदी जी मेलोडी देते हुए दिख रहे हैं मेलोनी को। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंडिया नॉर्डिक समिट 2026, दिस इज द थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट। अभी तक 2 और हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। 2022 में हुई थी, एक 2018 में हुई थी। तो 2018 वाली जरूर याद रखेंगे कि स्टॉकहोम में हुई थी। ठीक है, इस बार क्या क्या चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट निकल के आई, क्यों नॉर्डिक कंट्रीज हमारे लिए जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, देखते हुए चले। ठीक है, इसके अलावा शांति एक्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हल्का सा रिवीजन देखते हुए इसका चलेंगे। बाकी शांति एक्ट इसके साथ साथ हमारा जुड़ जाता है, क्या टॉपिक है, इंडियाज न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें जुड़ जाती हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग होती है आजादी से पहले से। जो टाटाज ने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, वो इंस्टीट्यूट क्यों बनाया था, क्योंकि डॉक्टर होमी भाभा ने उनको एक लेटर लिखा था। तो डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा जो हैं, इन्होंने क्या विजन रखा था, वो विजन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया ने किस तरीके से वेस्टर्न सैंक्शंस को झेलते हुए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो आज है वहां तक हम लोग पहुंचे हैं, किस तरीके से पहुंचे हैं ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपने पुराने नोट्स निकाल के रिवाइज कीजिएगा और मुझे भी दीजिएगा पुराने नोट्स। ठीक है, इसके ऊपर ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। फिर इसको हम लोग किसी दिन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, ताकि पूरा रिवाइज हो जाए और कहीं से भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। इसके अलावा अप्रैल 2026 कोर सेक्टर ग्रोथ आईसीआई रिलीज हुआ है, तो इसको भी देखते हुए चलेंगे। आईसीआई क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, ताइवान ट्रेवलॉग को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2026 में। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बुक्स से क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। तो ये एक बुक है जिसको क्या मिला है, बुकर्स प्राइज मिला है 2026 का, इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज। उसके अलावा चाइना यूएस समिट जो हुई थी, उसके ऊपर जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स का क्या कहना है, कैसे वो बदल रही है। हालांकि जो इन्होंने व्यू रखा है इसके अंदर वो वन साइडेड है, चाइना साइडेड है ना। चाइना साइडेड होते हुए भी मतलब वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक तरफ ज्यादा है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें उन्होंने एनालाइज की है। इसके अलावा जुडिशियरी के लिए और क्लैट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सैयद इफ्तिकार अंद्राबी वर्सेस एनआईए। सैयद इफ्तिकार अंद्राबी 2026 का केस है, लेटेस्ट केस है। इवन आपके एचजेएस के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियाज ईवी ट्रांजिशन नीड्स स्ट्रॉन्ग पावर ग्रिड। अब किस तरीके से इसको, मतलब हम लोग ईवी सिर्फ व्हीकल बनाने से नहीं होगा, पावर ग्रिड को भी हमें रेजिलियंट बनाना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक्स आज की न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है एंटी टेररिज्म डे। क्यों मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे। 21 मई 1991 में क्या हुआ था, राजीव गांधी एसेसिनेशन, राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उनका एसेसिनेशन हो गया था। क्यों हुआ था उनका एसेसिनेशन, क्योंकि श्रीलंका के अंदर क्या चल रही थी, सिविल वॉर चल रही थी श्रीलंका के अंदर। तो श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर चल रही थी उसके अंदर उस समय के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, हालांकि जिस समय इनकी हत्या हुई उस समय ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ये इलेक्शन कैंपेन के लिए गए हुए थे तमिलनाडु। कहां पर गए हुए थे, तमिलनाडु में जगह है कोयम्बदूर। तो कोयम्बदूर में क्या हुआ कि एक धनमोजी रत्नम, इनका नाम है धनु, इन्होंने क्या किया, राजीव गांधी के पास फूल देने के लिए गई और कमर में इन्होंने बेल्ट बांधी हुई थी एक्सप्लोजिव, उसका बटन दबाया, खुद भी शहीद हो गई, फिदाई हमला था, तो खुद भी शहीद हो गई, मर गई।
शहीद तो नहीं कह सकते, लिट्टे वाले कहेंगे शहीद, हम क्यों कहेंगे शहीद, है ना, मर गई, इनका उनका भी निधन हो गया, और साथ में राजीव गांधी के साथ साथ कई सारे लोग इसके अंदर मर गए थे। कहा जाता है कि सिर्फ उनके जूते मिले थे और कुछ भी नहीं मिला था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड 1987 के तहत क्या किया था इन्होंने, पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी श्रीलंका के अंदर, क्योंकि श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चल रही थी, और श्रीलंका का जो जाफना वाला एरिया है वहां पे मिलिटेंसी बहुत ज्यादा थी। मिलिटेंट ग्रुप क्या कौन सा था, एलटीटीई, एलटीटीई, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, तो इनका इनसे लड़ने के लिए इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी, और लिट्टे वालों को लगने लगा कि इंडिया हमारे अगेंस्ट है, जबकि हम किसके अगेंस्ट हैं, टेररिज्म के। आज का दिन इसीलिए मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है, अवेयरनेस अगेंस्ट टेररिज्म एंड वायलेंस, कि हम कभी भी टेररिज्म को धर्म के या नेशनैलिटी के चश्मे से न देखें। टेररिज्म इज टेररिज्म, देयर इज नथिंग लाइक गुड टेररिज्म, टेररिज्म इज ऑलवेज बैड। जैसे पाकिस्तान एक पॉलिसी पे चलता है, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में अंतर करता है, हम नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये हालांकि तमिलियंस हैं, जो लिट्टे के लोग हैं वो तमिलियंस हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो लड़ाई है, लड़ाई मतलब लड़ाई जो थी अभी भी है, हालांकि अब वो उस स्तर की नहीं रही जिस स्तर की उस समय हुआ करती थी, लेकिन जो लड़ाई है वो इसी बात की है, तमिलियंस वर्सेस सिंगलीज। ठीक है, लैंग्वेज को लेके, कल्चर को लेके। ठीक है, तो हमने तमिलियंस का कभी सपोर्ट नहीं किया इसके अंदर, लेकिन पाकिस्तान लश्कर तैयबा का सपोर्ट करता है, पाकिस्तान जैसे मोहम्मद का सपोर्ट करता है, पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बुरा मानता है, बलोच को बुरा मानता है, तो वो डिवाइड करता है, वो अलग अलग चश्मे से देखता है टेररिज्म को। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा अक्सर देश किया करते हैं, है ना, बहुत सारे देश ऐसा करते हैं, तो वो गलत है। जब तक दुनिया के देश ऐसा करते रहेंगे तब तक दुनिया से टेररिज्म खत्म नहीं हो पाएगा। तो सीबीआई ने केस इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक फेमस केस हुआ, नलिनी, नलिनी वर्सेस स्टेट। ये जुडिशियरी के प्रीलिम्स में पूछा ही जाता है, ठीक है, पूछा ही जाता है, प्रीलिम्स में आता है सीधे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से कौन सा केस है, तो स्टेट वर्सेस नलिनी, वो यही वाला केस है। ठीक है, राजीव गांधी असैसिनेशन केस। ठीक है, इंडिया इटली सील डिफेंस पैक्ट एलिवेट देयर बायलैटरल टाइज टू अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्पेशल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में मेलोडी का क्या काम, है ना, तो मोदी जी मेलोडी जी को मेलोडी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये क्या है, ये परसेप्शन क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, परसेप्शन को चेंज करने के लिए किया जाता है। अब क्या परसेप्शन देना चाहते हैं, क्या परसेप्शन देना चाहते हैं, वो उनके मतलब की बात है। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिक्स में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, उसके ऊपर हमें नहीं जाना, हमें किस पे जाना है। मोदी जी 5 देशों की विजिट पर गए, उन 5 देशों की विजिट से इंडिया के लिए क्या निकल के आया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है इटली के साथ। ठीक है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वो स्पेशल वाली वो वाली नहीं जैसे मोदी जी ने फोटो डाली है प्री वेडिंग वाली जैसी, वो स्पेशल नहीं, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर हमने किन किन चीजों पे बात की है, डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल, टेक्नोलॉजी, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कैसे कोऑपरेट करेंगे, अफ्रीका आउटरीच, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अफ्रीका के अंदर कैसे आउटरीच करेंगे हम लोग, कैसे वहां पर एजुकेशन हेल्थ देंगे, और उसके बदले कैसे हम लोग रेयर अर्थ लेंगे। ठीक है, ट्रेड कैसे करेंगे, मोबिलिटी कैसे रहेगी। ठीक है, तो एग्रीमेंट के अंदर डिफेंस के अंदर क्या रहा, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाई, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बना, तो उसके अंदर क्या है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी में जहां इंडिया पीछे है, वहां नॉर्डिक कंट्रीज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज हो गए, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, हालांकि नॉर्डिक कंट्रीज के साथ नहीं है, तो इटली के साथ हमारा फैक्ट है, इटली भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, यूरोपियन कंट्रीज सारी हमसे आगे टेक्नोलॉजी के मामले। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हमको उनसे मिलेगी, और हम क्या देंगे उनको, हम उनको देंगे पार्टनरशिप्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी देंगे हम।
क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, इनको लेकर क्या हुआ, सप्लाई चेन को लेकर कोऑपरेशन की बात हुई है। अब ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स क्यों है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्यों है इंपॉर्टेंट, जल्दी बताओ। आप लोगों के साथ तो बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगी, उससे क्या होगा, कंप्यूटर बनेगा, क्या बनेगा, मिसाइल बनेंगी, डिफेंस टेक्नोलॉजी बनेगी, एडवांस एयरक्राफ्ट बनेंगे, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हो अपने आसपास, ईवी, टीवी, फ्रिज, सब के अंदर सेमीकंडक्टर लगता है। और जितना एडवांस होगा उतनी ही टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस होगी, ठीक है। इसका फैब्रिकेशन किया जाता है ना। हमने परसों एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें बताया गया कि फैब्रिकेशन का भी किया जाता है, और फैब्रिकेशन की टेक्नोलॉजी जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज के बाद सबसे अच्छी है, ठीक है। तो इसके अलावा देखो, कोऑपरेशन बिटवीन एनफोर्समेंट एजेंसी, तो इंडिया की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जो फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है, और इटालियन गार्डियन डी फिनांजा, इन्होंने भी कोलैबोरेट किया है कि साथ में मिलकर क्या करेंगे, फाइनेंशियल क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सबको रोकने का काम करेंगे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च, इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन और फूड टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ है। कोई भी सेल परचेज यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पर ट्रेड नहीं है, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर कैसा है, बहुत ही फ्रेजाइल है, फार्मर बहुत ही मार्जिनलाइज है, उसके पास वैसे ही पैसे कम होते हैं, है ना। तो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पर ट्रेड ट्रेड का एग्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है, जो वहां से टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी, वो हमारे लिए काफी फायदेमंद होगी, ठीक है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक एंगल, अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स इस समय दुनिया में बहुत ही क्रंच है, तो फर्टिलाइजर सप्लाई को लेकर, तो मोदी जी ने भी कहा कि 20%, 40%, जितना हो सके उतना फर्टिलाइजर का यूज कम करें। अब इस बयान के दो तरीके से हम लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक, कि अभी जो रिसेंट में होगा, फर्टिलाइजर को यूज कम करने से क्या होगा, कि हमारी क्रॉप की यील्ड कम हो जाएगी, पैदावार कम हो जाएगी, जिससे कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म में क्रिएट हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को ज्यादा यूज करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स वैसे भी कार्सिनोजेनिक होते हैं, है ना। और वो हम लोग भर भर के यूज करते हैं इंडिया के अंदर, जो यूरोपियन कंट्रीज में, कई कंट्रीज के अंदर बैन है, उनको हम इंडिया में ऐसे धड़ल्ले से यूज करते हैं, ठीक है। इवन नेपाल में बहुत सारे बैन है जिनको हम इंडिया में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये बात आई कैसे, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे फल फ्रूट जाने बैन हो गए नेपाल के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स जानी बैन हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ जो FSSAI है वो बिल्कुल काम नहीं करता, वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। FSSAI काम नहीं करता, तो फूड सिक्योरिटी के नाम पे हम लोग कुछ नहीं, मतलब हमारे यहाँ कुछ नहीं है। पैकेट के ऊपर लिखा होता है फ्रूट जूस, आप पीछे कंटेंट्स पढ़ोगे क्या लिखा है उसके अंदर, केवल आर्टिफिशियल फ्लेवर और चीनी का पानी, और उसके अंदर फ्लेवर्स फ्लेवर्स एसिड वैसिड पता नहीं क्या क्या उन्होंने मिला रखा है, वो सारी चीजें पीछे लिखी होती हैं पैकेट के, है ना। तो इसके ऊपर भी एक डिस्कशन है, उसको हम लोग किसी दिन डिस्कस करेंगे कि FSSAI का मार्किंग का क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम होना चाहिए, यूरोप के अंदर क्या सिस्टम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके अलावा इंडिया पैसिफिक, मतलब इंडिया भी क्या कहता है, कि इंडिया कहता है कि भाई जो भी पानी है, जो भी समुद्र है, उसके अंदर रूल बेस्ड शिपिंग होनी चाहिए, रूल्स पे आधारित होना चाहिए सब कुछ। और इटली भी कहता है कि UN क्लॉज प्रिंसिपल्स होने चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। UN क्लॉज हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। UN क्लॉज पे डिस्कस कर लेंगे कि 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, फिर 24 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, ये अलग अलग डिवीजन है। 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोलते हैं उसको। तो कोई भी कंट्री है जिसका शोर, जिसका बीच जो है, वो उसके 200 माइल तक क्या कर सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से उसका अधिकार है। 12 नॉटिकल माइल्स तक तो उस वही देश माना जाएगा, नेशनल टेरिटरी है उसकी 12 नॉटिकल माइल्स तक पानी के अंदर, ठीक है। 24 नॉटिकल माइल्स तक वो कुछ एक्टिविटीज कर सकता है, उसको बोलते हैं कंटिजेंट जोन, ठीक है। तो ये तीनों डिवीजन याद रखना, कंटिजेंट जोन 24 नॉटिकल माइल्स, नेशनल टेरिटरी 12 नॉटिकल माइल्स,
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स का, ठीक है। अब एक ये इटली मेट्री प्लान है। इटली इटली मेट्री प्लान क्या है? इटली मेट्री प्लान है कि वो क्या कर रहे हैं कि अफ्रीका के अंदर एनर्जी पार्टनरशिप, माइग्रेशन मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं। अब होगा क्या कि हम उनको माइग्रेशन मैनेजमेंट देंगे, हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन देंगे, एनर्जी पार्टनरशिप देंगे, और उनसे बदले में हम क्या चाहेंगे कि चाइना का एक तो डोमिनेंस कम हो, ठीक है, चाइना का डोमिनेंस कम हो। क्योंकि चाइना ने क्या किया है, चाइना ने अफ्रीका के अंदर बहुत इन्वेस्ट किया है। अफ्रीका के अंदर इन्वेस्ट करके जितना भी रेयर अर्थ मिनरल का एक्सट्रैक्शन है वो चाइना ने अपने हाथ में ले लिया है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। अफ्रीका के अंदर स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो ले लिया, ठीक है। तो उसके उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, और उसके अलावा साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, के अलावा एनर्जी और मार्केट एक्सेस के लिए हम लोगों के लिए क्या है, इटली की पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी फायदेमंद रहेगी, ठीक है। एक और नॉर्डिक कंट्रीज, इंडिया नॉर्डिक क्या हुआ, इंडिया नॉर्डिक समिट 2026। इंडिया नॉर्डिक समिट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम लोग इस मैप से समझ सकते हैं। देखो नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ग्रीन डेनमार्क, डेनमार्क का ग्रीनलैंड, डेनमार्क वैसे ये रहा, ठीक है, ये है डेनमार्क, ठीक है। इसके अलावा आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये नॉर्वे का एक आइलैंड है सवालबार्ड, ठीक है। और देखो ये जब हम एनएसआर की बात करते हैं, नॉर्दर्न सी रूट की बात करते हैं, तो नॉर्दर्न सी रूट यही तो है, नॉर्दर्न सी रूट यही है, नॉर्दर्न सी रूट, आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन के अंदर अगर हमें अपनी स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक डोमिनेंस को बढ़ाना है तो वहां के कंट्रीज के साथ हमें और अच्छी पार्टनरशिप को केटर करना पड़ेगा। और अच्छी पार्टनरशिप केटर करने का क्या मतलब है, अभी हमने क्या किया है, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप की है नॉर्डिक कंट्रीज के साथ, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये है कंट्रीज, याद रखेंगे नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। इसके अलावा हमारे लिए फायदेमंद क्यों, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात करें कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बना के उनको बेचेंगे। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करेंगे, सस्टेनेबल अर्बन सिस्टम्स, क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो एनवायरमेंट के ऊपर जो काम होता है या प्रेस फ्रीडम के ऊपर जो काम होता है उसके ऊपर काफी अच्छा उनका रैंकिंग रहता है नॉर्डिक कंट्रीज का, ठीक है। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंक 2 है नॉर्वे का। रैंक 1 पे कौन है, नीदरलैंड, नीदरलैंड है ना नंबर 1 पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नॉर्वे नंबर 2 पे है। आर यू श्योर नॉर्वे नंबर 1 है, मतलब नंबर 1 या नंबर 2 पे नॉर्वे है। जितने भी ये नॉर्डिक कंट्रीज आपको दिख रहे हैं ये टॉप में रहते हैं। स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, फिनलैंड का शायद चौथा या पांचवा नंबर है ना। और वहीं पर नॉर्वे के अंदर ही मेरे ख्याल से जब मोदी जी गए थे तो उनसे प्रेस वाले सवाल पूछना चाहते थे, नॉर्वेजियन प्रेस, तो उन्होंने कहा था वी आर द फ्रीएस्ट प्रेस ऑफ इंडिया, व्हाई डोंट यू टेक क्वेश्चन फ्रॉम अस, है ना। और उसका कोई भी जवाब दिए बिना मोदी जी चले गए, हालांकि उसका फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जवाब दिया गया कि वहां गोलमोल जवाब दिया गया। आप लोग उस जवाब को सुनोगे तो कहोगे कि क्या ही बोला है इसने, है ना। तो खैर हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या जवाब दिया क्या नहीं दिया, इतना सा याद रखेंगे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ठीक है। कौन रिलीज करता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जल्दी बताओ किसा जी, मार्गदर्शी कौन रिलीज करता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जर्नलिस्ट बियॉन्ड बॉर्डर। एक बार चेक कर लेते हैं, मैं सही होना चाहिए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो याद रखेंगे क्योंकि ये पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या करता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज करता है जिसमें इंडिया की रैंक बहुत पीछे है 157। इन लोगों की जो नॉर्डिक कंट्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं ये टॉप 10 के अंदर सारे के सारे कंट्रीज आते हैं। इसके अलावा एक शांति एक्ट हम लोग लेके आए थे, हम जब ये शांति एक्ट आया था
तब हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था, 2025 के विंटर सेशन के अंदर ये आया, ठीक है। और इसने क्या चेंज कर दिया, इसने क्या चेंज कर दिया, कोई बताएगा मेरे को? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। इस शांति एक्ट से क्या चेंज हुआ, लाइबिलिटीज को लेके क्या चेंज आया? हम लोगों के ऊपर 2008 में जो इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हुई, उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या फायदा हुआ उस डील का? उस डील का ये फायदा हुआ ना कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी का जो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा हुआ था वो हट गया, है ना। ये कहा कि न्यूक्लियर सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का लॉ क्या कहता था कि भाई अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो न्यूक्लियर जो सप्लाई कर रहा है, न्यूक्लियर सप्लायर भी लाइबल होगा। तो शांति एक्ट ने उस लाइबिलिटी को खत्म किया, सप्लायर की। क्योंकि एनएसजी का वेवर मिलने के बाद भी, हालांकि हम लोग एनएसजी का पार्ट नहीं है, लेकिन एनएसजी का वेवर मिला हमको 2008 में, ठीक है। 2005 से ये नेगोशिएशन शुरू हुए, 2008 में जब नेगोशिएशन फाइनल हुए इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के, तो हमको क्या मिला? एनएसजी वेवर मिला, विदाउट बीइंग मेंबर। वी आर द ओनली कंट्री जिसको मिला है वेवर, ठीक है। उसके बाद भी हमको कोई न्यूक्लियर सप्लाई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने लाइबिलिटी बना रखी थी सप्लायर के ऊपर, ठीक है। तो वो सप्लायर के ऊपर जो लाइबिलिटी है वो खत्म की, है ना। और एक और चीज की कि जो हमारे यहाँ ऑपरेटर होगा उसके ऊपर भी लाइबिलिटी पे कैप लगा दिया। कहीं पे कुछ है, कहीं पर कुछ है, डेटा अलग अलग है, तो डेटा कहीं नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक कितना कितना कैप लगाया गया है ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है। कहीं 1500 करोड़ लिखा है, कहीं 4200 करोड़ लिखा है। तो ये जब क्लैरिटी आएगी तो हम इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। स्मॉलर मॉड्यूलर जो होते हैं, स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एसएमआर जिसको बोलते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये एक्ट आया, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करें। अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोली थी, सिर्फ सरकार ही न्यूक्लियर पावर को जनरेट कर सकती थी, ठीक है। अब इसके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इनवाइट किया गया है शांति एक्ट के द्वारा, कि प्राइवेट व्यक्ति भी क्या कर सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकता है। और ज्यादा प्रमोशन किसके लिए है? स्मॉलर रिएक्टर मॉड्यूलर के लिए, ताकि छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगे। लेकिन इस पेटिशन के अंदर एक सवाल उठाया गया, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और उस जिस आर्टिकल के द्वारा हमने डिस्कस किया था, जिस जो एडिटोरियल छपा था, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, द डेंजर ऑफ न्यूक्लियर पावर इज ऑलवेज प्रेजेंट बट एब्सेंट। द डेंजर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ऑलवेज प्रेजेंट बट एब्सेंट। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेरे घर के पास में एक स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर लगने का खतरा तो मुझे है ही। वहां कभी भी लीकेज हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भूकंप आ सकता है जिससे लीकेज हो जाए, कोई एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो सकता है ना। तो जब एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो सकता है, जैसे चेरनोबिल और फुकुशिमा में पहले हम लोग देख चुके हैं कि हो चुका है, ऐसा नहीं है कि दुनिया के लिए नया होगा। तो लाइबिलिटी को यहाँ पर लिमिट कर देना कहां तक सही है, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, अंडर डिस्कशन इस एक्ट को लेकर, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इसके अंदर वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन देते हुए कहा है कि ये एब्सर्डली लो है। क्या है एब्सर्डली लो? जो कैप लगाई गई है वो बहुत कम है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी ऐसा नहीं है कि पहले कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ। इंडिया के अंदर भी जब हम ओलियम गैस लीक के बारे में बात करते हैं, यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करते हैं, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी से इंडिया में एक नियम आता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। क्या होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी? लाइबिलिटी बनी ही कैसे? ये कोई चीज स्टोर करोगे। हाँ। हम्म। कोई डेंजरस चीज स्टोर करते हैं, वो एस्केप कर जाती है जिससे किसी को डैमेज होता है, तो कंपनसेशन कौन देगा?
जिसने वो डेंजरस चीज स्टोर की थी। ठीक है। अब इंडिया, ये वैसे जो ये जो रूल है जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वो आता है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर से। लेकिन इंडिया में जब आता है ओलियम गैस ट्रेजेडी के बाद, क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बन जाती है। कहते हैं स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, यानी कि कोई डिफेंस काम नहीं करेगा, चाहे एक्ट ऑफ गॉड हो, चाहे एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी हो, चाहे किसी भी वजह से लीक हुआ, जिसने स्टोर किया अपने कॉमर्शियल काम के लिए, उसकी लाइबिलिटी तो बनेगी ही बनेगी। ये कहा गया। ठीक है। तो जब ये कहा गया तो, और उसके बाद शांति एक्ट के अंदर क्या कहा गया कि हम एक लिमिट लगा देंगे। डेंजरस चीज तो एक्यूमुलेट हो ही रही है। न्यूक्लियर मटेरियल क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, डेंजरस मटेरियल है। अगर वो लीक हो जाता है, एस्केप कर जाता है, तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होनी चाहिए। वहां पर डिफेंस का क्या काम, वहां पर कैप का क्या काम? तो वहां पर कैप नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्या किसका कहना है, पेटिशनर का कहना है। ठीक है। तो इसके अलावा बस कोर्ट का कंसर्न है, द बेंच लेड बाय सूर्यकांत अपीयर्ड कॉशियस बिकॉज क्लीन एंड, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है ये वाला एक्ट हमारे लिए, क्योंकि इंडिया को क्या करना है, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करना है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन केवल एनडीसीज के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी अर्थ के लिए वैसे भी इन जनरल इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़े। एनडीसीज तो इंपॉर्टेंट है ही। पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत आप लोगों के साथ हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो वो मेरे को लगता नहीं है दोबारा बताने की जरूरत है। एनडीसीज तो आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए अब तक, है ना, कि कौन कौन से एनडीसीज है इंडिया के, 2070 में क्या करेंगे, 2030 में क्या करेंगे, 2035 में क्या करेंगे, क्या क्या टारगेट्स हैं, कौन कौन से टारगेट्स हमारे पूरे हो गए, कोई टारगेट है जो पूरा हो गया? क्या कोई टारगेट है कैसा जी? पता नहीं शायद सिर्फ ये वाला था ना कि हम ऑक्सीजन भूल गए। मार्गदर्शी, डोंट नो सर। आपको एनडीसी के बारे में आइडिया है कि एनडीसी क्या होता है? नो सर। सर ये था ना शायद तो आप कार्बन पूछ लिया करो। कार्बन इमिशन सिंक करेंगे। नहीं नहीं, वो वाला भी पूरा नहीं हुआ। आप ना मार्गदर्शी बीच में रोक के पूछ लिया करो जो भी चीज समझ में ना आए, क्योंकि समझ में आना ज्यादा जरूरी है। टॉपिक सारे कवर हो जाए और समझ में एक भी ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं। टॉपिक कम कवर हो लेकिन वो सही से समझ में आने चाहिए। ठीक है। तो एनडीसीज देखते हैं क्या होता है, कौन कौन से एनडीसीज हैं, इसको रिवाइज करते रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। वैसे भी आप मेंस के एग्जाम में इसको लिखोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एक यूएनएफसीसीसी है। यूएनएफसीसीसी मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक फ्रेमवर्क बनाया। उस फ्रेमवर्क के अंदर मीटिंग्स होती हैं हर साल। मीटिंग्स को बोलते हैं सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ऐसे ही एक COP 21 है। COP 21 यानी कि पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं उसको। COP 21 कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो उस पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया कि दुनिया भर के देश जो है वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, अच्छा, इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये रखा गया कि दुनिया का जो टेम्परेचर इंक्रीज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको हमें 1.5 डिग्री के अंदर रोकना है। उस बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री के अंदर, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के कम रखना है अगर हो सके तो। ना हो सके तो 2 डिग्री से कम तो रखना ही रखना है हर हाल में। ऐसा इसके अंदर कहा गया, फ्रेमवर्क के अंदर कहा गया। तो उसके लिए कहा कि भाई एनडीसी दे दो अपने अपने, यानी कि नेशनली डिक्लेयर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। देश अपने आप डिक्लेयर कर दें कि आप क्या क्या कंट्रीब्यूट करोगे, आप कैसे करोगे इसको। इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि कौन कब क्या करेगा। ठीक है। लेकिन एनडीसी हम लोगों ने, इंडिया ने अपने डिक्लेयर किए हुए हैं। ठीक है। तो इंडिया का एनडीसी देखते हैं, ये तो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट खुल गई, एनडीसी बाय इंडिया। ठीक है। सभी देशों के याद रखने की हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इंडिया का याद रखेंगे। एक चीज ये याद रखेंगे कि यूएसए जो है इससे एग्जिट कर गया। इंडिया अपडेटेड एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हमने नेशनली क्या डिटर्मिनेशन किया है कि हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। ठीक है।
तो ये है हमारा एनडीसी, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, ये वाले याद रखना, ठीक है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, टू पुट फॉरवर्ड एंड फर्दर प्रोपोगेट अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। अब यहाँ से देखो आप लोग क्या निकालोगे, हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन। जब हम ट्रेडिशन और वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा कल्चरल, यानी कि जिस तरीके से हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, है ना, और पेड़ों की पूजा करते हैं, तो उससे हम लोग कैसे वैल्यूज ले सकते हैं, सिर्फ पूजा करने से नहीं। पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि नदियों में कूड़ा फेंक दे, है ना, तो वो नहीं है उसका मतलब। तो मोदी जी ने इसके अंदर क्या दिया था, नारा दिया था लाइफ। लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो इंडिया का लाइफ स्टाइल कैसा है, सस्टेनेबल एनवायरमेंट की तरफ ले जाता है, अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को देखते हैं। टू अडॉप्ट क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ, ठीक है। ये तो हो गई वेग बातें। अब लाइफ एक तो याद रखना है क्योंकि मोदी जी ने बोला है ना, वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ सकता है लाइफ की फुल फॉर्म क्या है, या एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है, या शॉर्ट नोट लिख दो एनडीसी के ऊपर, इंडिया एनडीसी के ऊपर, जो जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। टू रिड्यूस एमिशन, ये बिल्कुल याद रखना है, 2030 तक हमें क्या करना है, 45% अपना एमिशन पर कैपिटा जीडीपी कम कर देना है। और किससे कम कर देना है, 2015 से पहले का जो लेवल था उससे कम कर देना है, यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल तक हमको 2005, सॉरी 15 नहीं 5, 2005 से पहले का जो लेवल था वहां उससे हमको 45% कम कर देना है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब समझ लोगे तो याद रहेगा, रट्टा मारोगे तो भूल जाओ। इसका मतलब ये है कि हर हर एक देश कुछ ना कुछ उत्पाद करता है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है, उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरह काउंट करते हैं। तो 2005 से पहले एक यूनिट जीडीपी का, 1 यूनिट जीडीपी को क्रिएट करने के लिए जितना कार्बन एमिशन होता था, इस कार्बन एमिशन का 45% क्या कर देंगे, लेस कर देंगे पर यूनिट जीडीपी प्रोड्यूस्ड। पर यूनिट जीडीपी जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कमी लाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, टू अचीव अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बना ली है 50% से ऊपर, हालांकि हम यूज नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं उसको। 50% से ऊपर हम बना नहीं रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी कितनी हो गई है, 50% से ज्यादा हो गई है, ठीक है। इसके अलावा टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 बाय 2030, ठीक है। इसके अलावा टू बेटर अडेप्ट द क्लाइमेट चेंज बाय एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन सेक्टर्स वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, हिमालयन रीजन, कोस्टल रीजन, हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी बातें होगी। इसके अलावा 2070 तक हम लोग क्या हो जाएंगे, जीरो कार्बन हो जाएंगे, जीरो कार्बन, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं भी पूछ ली जाएंगी। कौन सा पूरा कर लिया, क्या क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनडीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनडीसी। एनडीसी कौन से एग्रीमेंट से आता है, पेरिस एग्रीमेंट से आता है। पेरिस एग्रीमेंट कहाँ से आता है, यूएनएफसीसीसी से आता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है सीओपीज, तो उन सीओपीज को भी हम लोग नोट कर लेंगे, और इस साल का जो सीओपी होगा वो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पिछले साल का भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस साल का भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 3 हमेशा याद रखना, जो भी कोई भी हम लोग याद कर रहे हैं, जैसे सीओपी याद कर रहे हैं, या ब्रिक्स का समिट याद कर रहे हैं, या कोई भी समिट, G20 हो गया, SCO हो गया, तो उसका हमेशा याद रखना कि पिछले साल कहाँ हुआ था, इस साल कहाँ होगा, अगले साल कहाँ होगा। ये 3 पूछते हैं जनरली एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये आया क्या है, ये आया है 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स, ICI, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज और IIP, इन दोनों में अंतर होता है।
आईसीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करता है, और आईआईपी एनएसओ रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो आईसीआई है यानी कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है, इसके अंदर सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज आती हैं। ठीक है, जो आईआईपी का 40% बनाती है। आईआईपी के अंदर भी इंडस्ट्री, आईआईपी के अंदर क्या है कि सारी इंडस्ट्रीज काउंट होंगी, और आईसीआई के अंदर क्या है, कोर इंडस्ट्रीज काउंट होंगी। तो सारी इंडस्ट्रीज के अंदर कोर इंडस्ट्रीज तो आई गई, तो ये वाली इंडस्ट्रीज आईआईटी में तो होंगी ही, लेकिन आईआईटी का कितना परसेंट बनाएंगी? 40% बनाएंगी। तो 40% क्या, कौन कहां से आता है आईआईटी का? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। ठीक है, अब इसमें कुछ में तो हमने ग्रोथ अच्छी करी। लास्ट लास्ट मंथ हमने देखा था कि किसका, इसका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का या क्रूड का बहुत ज्यादा गिर गया था, किसी का -20% के आसपास चला गया था ग्रोथ रेट। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ था उस इंडस्ट्री के अंदर, है ना। ऐसे आपको एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा किस महीने में कितना गिरा कितना उठा, है ना। ट्रेंड हल्का सा याद रखो कि ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री ऊपर की तरफ जा रही है, कौन सी इंडस्ट्री नीचे की तरफ जा रही है। तो वो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे भी जो जियो पॉलिटिकल न्यूज हम लोग पढ़ते हैं उससे भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। हम लोग पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि कौन सी ऊपर जाएगी कौन सी नीचे जाएगी, हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, फिर न्यूज पेपर में आता वही है अक्सर। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा हो रहा है बहुत समय से। ठीक है, तो देखते हैं आईआईपी जो है, आईआईपी क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और आईसीआई क्या है? इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। इसके अंदर 8 इंडस्ट्रीज हैं, इसके अंदर सारी इंडस्ट्रीज शामिल की जाती है। ये काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखता है, वो 8 इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड है। ठीक है, आईसीआई। ठीक है, ये नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर ऑफिस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें बेस ईयर याद रखेंगे, 2011-12 का ही है अभी तक इन दोनों का। ठीक, बाकी जैसे हम लोगों ने देखा इन्फ्लेशन के अंदर बेस ईयर को अपडेट कर दिया गया, तो अपडेटेड बेस ईयर एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अब देखो स्टील 6.2% बढ़ा है, सीमेंट 9.4% बढ़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैपेक्स इस बजट में बहुत ज्यादा सारा ध्यान गवर्नमेंट का कैपेक्स के ऊपर ही था। अगर आप लोगों ने वो स्टार्टिंग वाली वीडियो देखी होगी, जो मैं आप लोगों को अक्सर कहता रहता हूँ कि जो बजट के ऊपर वीडियो बनाई थी वो देख लेना, क्योंकि आप लोगों का कोर्स बजट के बाद शुरू हुआ है। तो उसके अंदर भी हमने इसका डिस्कशन किया है कि कैपेक्स के ऊपर सरकार ने इस साल बजट सबसे ज्यादा रखा है। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। तो कितना? 6.2% ग्रोथ। और सीमेंट जब कैपेक्स होगा यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सीमेंट की ग्रोथ बढ़ेगी, तो 9.4% ग्रोथ सीमेंट सेक्टर के अंदर हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 4.1% बढ़ोतरी मिलती है, क्योंकि समर सीजन आ गए, इलेक्ट्रिसिटी की नीड बढ़ गई है, तो डिमांड बढ़ गई है, तो चीजें, डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, ग्रोथ होती है। ठीक है, क्रूड ऑयल -3.9%, नेचुरल गैस -4.3%, फर्टिलाइजर -8.6%, फर्टिलाइजर ही गया था ना, -24% पे चला गया था लास्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, कारण याद रहने चाहिए, कारण पता होना चाहिए कि क्यों ऊपर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, एक ये ताइवानी ट्रेवलॉग है जिसको क्या मिला है, बुकर्स प्राइज, इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज मिला है। किसने लिखी है? याद रखेंगे, येंग सुएंगजी, येंग सुएंगजी। और इसका ट्रांसलेटर भी पूछा जा सकता है, किसने ट्रांसलेट की है? तो याद रखना, लिन किंग ने ट्रांसलेट की है, लिन किंग ने ट्रांसलेट की है। ठीक है, क्या नाम है बुक का? ताइवान ट्रेवलॉग, नॉवल है ताइवान ट्रेवलॉग। इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि आप लोगों को पता होगा कि 1945 से पहले ताइवान जो है वो जैपनीज कॉलोनी था, जापान ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो इसके अंदर ये दिखाया कि एक जैपनीज नॉवलिस्ट वहां जा रही है, कहां पर? ताइवान के अंदर, लेकिन वो उस प्रेजुडिस के साथ नहीं जा रही कि हमारे दुश्मन है। वो वहां जाके वहां का कल्चर, वहां की आइडेंटिटी, कॉलोनियल टेंशंस, मतलब वहां पे जाके वो इंट्रिंसिक ताइवान को देखते हैं कि अंदर से ताइवान कैसा है। ठीक है, तो चीजूरू के साथ उसका एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है नॉवल के अंदर। काफी अच्छी नॉवल है, पढ़ भी सकते हैं आप लोग, पढ़ना चाहें तो, है ना।
ट्रांसलेटर किंग, लिन किंग नाम है ट्रांसलेटर का, ठीक है। अभी देखो, एक समिट हुई, यूएस चाइना समिट, है ना, डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि हम लोग टॉपिक्स के बीच में इतनी जल्दी जल्दी स्विच करते हैं, कई बार आप लोगों को दिक्कत हो जाती है उसकी, लेकिन थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही टॉपिक स्विच होंगे। यूएस और चाइना के बीच में अभी एक समिट हुई जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ गए, यूएसए के अंदर गए, और यूएसए के अंदर जा वो चाइना के अंदर गए, चाइना के अंदर गए, और चाइना के अंदर जाके वहां पर उनकी मीटिंग हुई, जिसके अंदर बहुत सारे मीम भी वायरल हुए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख रहे थे चाइनीज प्रेसिडेंट के जो फाइल थी, जब वो उठ के गए तो फाइल के अंदर झांक रहे थे, या कुछ वीडियोस वायरल हुई कि जो भी गिफ्ट वहां के लोगों को, जो अमेरिकन को मिले थे वहां से, वो सब वहीं पर डंप करके चले गए। अच्छा, डंप करने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो चाइनीज सर्वेलेंस से बचने के लिए भी हो सकता है कि उन्होंने डंप कर दिया कि कहीं इसके अंदर कोई बग तो नहीं है, कोई कैमरा, कोई माइक्रोफोन लगा के तो नहीं बेच देंगे, ऐसा भी, क्योंकि चाइना पहले कई बार कर चुका है ये। चाइना क्या, मतलब जितनी भी सीक्रेट एजेंसीज हैं ऐसा काम करते रहते हैं, तो इससे बचने के लिए भी हो सकता है कि वो वहां से मिले हुए सारे गिफ्ट को चाइना में ही डंप करके चले गए, ठीक है, अपने देश में ही लेकर। इंपॉर्टेंट था, तो सिक्योरिटी रीजन के लिए भी ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर कह रहे हैं कि भाई एक मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने पहले भी इस मीटिंग के बारे में डिस्कस किया था, कि जब माओ सेतुंग थे वहां पे चाइना के अंदर, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिचर्ड निक्सन वहां पर गए थे, और रिचर्ड, और वियतनामी वॉर में फंसे हुए थे, वियतनामी वॉर में फंसे हुए थे, तो रिचर्ड निक्सन जब वहां पर गए, उसके बाद पूरी दुनिया का जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया, और जो वॉर लाइक परिस्थितियां बनी हुई थी, वो परिस्थितियां थोड़ी मेल्ट डाउन हुई, और यूएस चाइना के बीच में कोऑपरेशन बढ़ा। चाइना को यूएस ने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया। तो इस मीटिंग को भी यहाँ पर उसी मीटिंग के बराबर रखते हुए देख रहे हैं कि ये भी मीटिंग कुछ कुछ वैसी ही रही, ठीक है। क्या इसके अंदर एनालिसिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बनेगी इससे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी कैसे बनेगी, अनकंट्रोल्ड कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने की इसके अंदर बात की गई, कम्युनिकेशन को मेंटेन रखने की बात की गई, इकोनॉमिक रिलेशंस जब बन जाते हैं, जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं एक दूसरे देश के अंदर, तब हमला करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इकोनॉमिक रिलेशंस की भी यहाँ पर बात हुई। तो यहाँ पर जो ग्रेट पावर्स हैं वो एक साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमिक। एक बैलेंस स्टोन, एक वो है कंसेप्ट है। बैलेंस स्टोन क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? बैलेंस स्टोन होता है जब कोई शिप हम लोग समुद्र में लेके जाते हैं ना, तो एक बहुत भारी वजन रखा जाता है उसके ऊपर जानबूझ के, ताकि वो शिप स्टेबल रहे, समुद्र के अंदर स्टेबिलिटी पा सके। तो क्या यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एज बैलेस्ट स्टोन। इस आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया, इसको बैलेस्ट स्टोन, कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या करेगा, पावर को बैलेंस करेगा, दोनों के बीच के कन्फ्रंटेशन को बैलेंस करेगा, ठीक है। ट्रैफिक रिडक्शन होंगे, ट्रेड एक्सपेंशन होगा, मार्केट एक्सेस मिलेगा, तो ये कॉपरेशन होगा, ये सारी चीजें होंगी, है ना। इसके अलावा एआई के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर कॉपरेशन देखने की बात कह रहे हैं। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाइना देता है, और सबसे एडवांस्ड जो सेमीकंडक्टर्स बनाता है वो यूएसए बनाता है। तो यूएसए ने क्या कर रखा था, जो एडवांस चिप्स हैं, जो एडवांस सेमीकंडक्टर्स हैं, वो चाइना में ना जाए, ऐसा प्रतिबंध लगाया होता चाइना के ऊपर, क्योंकि ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब वो कुछ उसके ऊपर बात होते हुए दिखाई दे रही है। एनवीडिया के जो सीईओ हैं, जेनसेन हुएंग, इनके साथ भी कुछ डील हुई है चाइना की। हालांकि डील अभी तक कुछ ऐसी बाहर निकल कर नहीं आई है कि क्या किस चीज की डील हुई है, क्या उन्हीं सेमीकंडक्टर्स की डील हुई है जिसके ऊपर बैन था, बैन हट गया या नहीं हट गया। हालांकि अभी तक बहुत सारी चीजें इसके अंदर सिक्रेटिव रखी गई। लेकिन जो एक चीज है, चाइना ने खुल के बोला कि ताइवान हमारे लिए रेड लाइन है। अगर ताइवान पे कुछ भी बोला, अगर ताइवान पे यूएसए ने कुछ भी इंटरफियर किया, तो हमारी सोवरेनिटी की बात आ जाएगी, और सोवरेनिटी पे फिर हम नहीं झुकेंगे, सोवरेनिटी पे नहीं झुकेंगे, फिर चाहे कन्फ्रंटेशन हो चाहे कंफ्लिक्ट हो, हम उसके लिए तैयार हैं। और ये जब यूएस का प्रेसिडेंट वहां पर गया था, तो उसके सामने ही ये बात बोली गई, ठीक है। तो ताइवान इज रेड लाइन, है ना। और यूएस की पोजीशन क्या है कि ताइवान की इंडिपेंडेंस और मिलिट्री एस्पिरेशन के लिए उसने क्या कर रखा है,
वादा कर रखा है कि हम लोग क्या करेंगे, तुमको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, ताइवान को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करते रहेंगे, ताइवान की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, द आर्टिकल क्लेम द यूएस शोड कॉशन रिगार्डिंग ताइवान इंडिपेंडेंस एंड मिलिट्री एस्केलेशन। इसका जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, यानी कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर इस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा मतलब होता है। जब कोई सुपर पावर अपने पे डिपेंडेंट किसी कंट्री को, किसी रीजन को ऐसा बोलता है कि भाई तुम्हारे ऊपर खतरा है, संभल जाओ, थोड़ा संभल के रहो, ध्यान रखो, तो इसका मतलब होता है कि वो देश, वो सुपर पावर उसे अबेंडन करने जा रहा है। तो यहाँ पर यूएसए का इंस्टांस चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है ताइवान इशू के ऊपर। और अगर यूएस अबेंडन कर देता है ताइवान को, तो चाइना के लिए इट विल बी अ केक वॉक। ठीक है, तो केक वॉक की तरह वो ताइवान को ले लेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि दिस इज प्रिडिक्टेड ऑलरेडी। कई सारे जो एनालिस्ट हैं बड़े बड़े, मैं तो खैर क्या ही छोटा मोटा एनालिसिस मैं भी कर लेता हूँ, तो जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उन्होंने जब ईरान वॉर शुरू हुई थी तभी ये एनालिसिस दे दिया था कि ताइवान के ऊपर बात आके अटकेगी ईरान वॉर। तो खैर हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रिडिक्टिव उसमें नहीं जाना है कि आगे क्या होगा, हम लोगों को देखते रहना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, हम लोगों को क्या देखना है, क्या हो रहा है। और ये हो रहा है कि ताइवान के ऊपर इंस्टेंस चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, धीरे धीरे चेंज होगा, एकदम से अगर कह देंगे तो फिर उसके इंटरनेशनल रिपरकशंस भी होंगे। ठीक है, इंडो पैसिफिक एंगल क्या है तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यहाँ से, अच्छा चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो इंडिया चाइना यूएस ट्रायंगल। चाइना सीक टू रीएश्योर इंडिया दैट improved US China ties will not isolate India। ये चाइना ने एश्योरेंस दिया है। ठीक है, जो कि हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि यूएस और चाइना अगर एक साथ आते हैं तो हमारे लिए इंडिया के आइसोलेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। और हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग बनना चाहते हैं चाइना प्लस वन। हम लोग क्या बनना चाहते हैं, चाइना प्लस वन। अब ये चाइना प्लस वन क्या है, जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो चाइना इज लीडिंग हर क्षेत्र में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कोई भी फील्ड ले लो आप, चाइना लीडिंग है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और चाइना जब लीड कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और दुनिया भर की कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना आ रही हैं, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दूसरे देशों को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का खतरा लगता है कि अगर हम चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए तो क्या होगा। तो चाइना प्लस वन की बात करते हैं। चाइना प्लस वन की क्या बात करते हैं कि चाइना का ऑल्टरनेटिव क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग में। अगर ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगेंगे तो कौन सा ऑल्टरनेटिव होगा, तो उसके अंदर कई सारे देश आते हैं, जैसे वियतनाम आता है, ताइवान आता है, और श्रीलंका, वो बांग्लादेश आता है, इंडिया आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, ऑल्टरनेटिव है। और हम चाइना के बाद सेकंड सेकंड ऑल्टरनेटिव चाइना के प्लस वन बनना चाहते हैं। ठीक है, कि वहां से कोई भी इन्वेस्टमेंट बाहर आए, वहां से कोई भी इन्वेस्टमेंट बाहर आए, कोई भी अपने देश का इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहे, डाइवर्सिफाई करना चाहे, तो सेकंड ऑप्शन उसको बस इंडिया दिखाई, उस पोजिशन में जाना चाहते हैं अभी। ठीक है, तो चाइना से हमारा कंपटीशन डायरेक्ट है भी नहीं और हो भी नहीं सकता फिलहाल। तो उसके अलावा ब्रिक्स के अंदर मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन हम लोग लेके चलते हैं, ग्लोबल साउथ की वॉइस इंडिया रखने की कम से कम अभी तक तो बात करता ही है। हालांकि पिछले कुछ समय से ग्लोबल साउथ की जगह ग्लोबल नॉर्थ की बात रखते आ रहे हैं हम लोग, है ना। क्योंकि ब्रिक्स समिट में भी हमने देखा कि हमने डिफेंस मिनिस्टर्स मीट के अंदर जो इजराइल का जेनोसाइड चल रहा है इजराइल की तरफ से, उसके ऊपर डायरेक्ट स्टेटमेंट देने से हमने मना कर दिया। तो ये सारी चीजें काउंट होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, माओ निक्सॉन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, माओ निक्सॉन की जो मीटिंग हुई थी। आगे चलते हैं, यूएन ने क्या किया है, कट किया है प्रेडिक्शन किस चीज का, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट का, जो कि 6.4% से 6.4% कर दिया 6.6% से। ठीक है, 0.2% कटाया 2026 के लिए। बस इतना सा याद रखेंगे, ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है कितना कर दिया, याद क्या रखने की जरूरत है कि कौन रिलीज करता है। तो क्या कर रहा है ये रिलीज, देखो अभी याद करा दूंगा, क्या कर रहा है ये रिलीज, फ्यूचर प्रेडिक्शन किसका, जीडीपी का। पहले कहा था 6.6% रहेगा, अब कह रहा है 6.4% रहेगा, तो कम कर दिया। तो क्या है, ये अंदेशा लगा रहा है ना, क्या लगा रहा है,
अंदेशा, बस ये याद रख लो, अंदेशा। क्या लगा रहा है वो? अंदेशा लगा रहा है। अंदेशा कैसे लगा रहा है? क्योंकि उसका नाम ही अंदेशा है, उसका नाम ही है UNDESA, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। अंदेशा, शाह भी नहीं है, अंदेशा है, देसी आदमी है ना, तो अंदेशा लगाता है वो। ठीक है, तो अंदेशा से याद रखो क्या है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स के क्या करता है? अंदेशा लगाता है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे, ये केस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के लिए। और इस केस का नाम है सैयद इफ्तिकार अंद्राबी वर्सेस NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। लाइन ऑफ 2026, लाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 512 पूरा साइटेशन है इसका, है ना। तो UAPA के अंदर जो बेल का रूल है उसको यहाँ पर क्या करता है, ये चेंज कर देता है। क्या कहते हैं? फिर जो हम लोगों ने परसों भी डिस्कस किया था कि इस केस के अंदर, जो परसों हमने इस केस को डिस्कस किया था, फिर से कर रहे हैं, दोबारा से कर रहे हैं। ठीक है, इस केस के अंदर क्या कहा गया? बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। दिस इज अ वेल सेटल्ड रूल ऑफ लॉ, जिसको रीअफर्म किया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। किस मामले में? UAPA के अंदर बेल के मामले में। अब ये UAPA के अंदर बेल का मामला बड़ा मुश्किल होता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 43D का क्लॉज 5, 43D का क्लॉज 5 कहता है कि भाई साहब, अगर आपका प्राइमा फेसी केस सही लगता है, आपके अगेंस्ट जो केस हुआ है वो प्राइमा फेसली, बिना विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स, बिना सबूत देखे जो एलिगेशंस लगे हैं, उन एलिगेशन से लगता है कि हाँ किया होगा, तो आपको बेल नहीं मिलेगी। तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बना दिया जाता है किसके लिए? बेल के लिए। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 45D एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी का 5 देखेंगे, ये तो डाला ही नहीं, 45 भी नहीं डाला। 45D 43 भी, 45 भी नहीं करना, वो उनको गड़बड़ कहा दी। ठीक है, 43D का 5 है, तो गलती से 45 दिमाग में आ गया। 43D देखते क्या कहता है, 43D का 5।
मेरा 43D और 3 ये रहा फाइल। 43D का फाइल क्या कहता है देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड। कोड में जो भी लिखा तो नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 4 and 6 of this act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity of being heard on the application of such release। तो सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सुनना क्या हो गया है, कंपलसरी हो गया है। प्रोवाइडेड दैट सच एक्यूज्ड पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल or on his own bond if the court on a perusal of the case diary and the report made under section 173 of the code is of opinion that there are reasonable ground for believing that the accusation against such person is prima facie true। तो केस डायरी पढ़ के, यानी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पढ़ के, अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो एलिगेशन लगे हैं सही है, बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या किया गया कि इसी चीज को बदला गया। इस चीज को बदल के क्या कहा गया कि सैयद इफ्तिकार अंद्राबी वर्सेस एनआईए के अंदर क्या कहा गया कि द एक्यूज हैड स्पेंट ओवर 5 years and 9 months in jail। 5 साल से जेल के अंदर है विदाउट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ट्रायल कंक्लूड ही नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट कर दी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 21 के अंदर जहां पर क्या कहता है आर्टिकल 21, everyone, no one shall be deprived of his right to life without the procedure established by law। जब तक प्रोसीजर established by law नहीं होगा, no one can be deprived of his right to life and personal liberty। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू स्पीडी ट्रायल भी इंक्लूड हो जाता है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, और अगर स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा है तो ऐसे में उस व्यक्ति को बेल मिल जानी चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। राइट टू स्पीडी ट्रायल कौन से केस से आया, फंडामेंटल राइट के अंदर कौन से केस से आया? तो हुसैन आरा खातून। हाँ, हुसैन आरा खातून। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। द जजमेंट स्ट्रेंथेंस स्पीडी ट्रायल jurisprudence। तो इसके अंदर भी स्पीडी ट्रायल की बात की गई। इसके अलावा रिलेशनशिप विद के नजीब का केस हमने उस दिन देखा था। तो के नजीब के केस के अंदर भी क्या कहा गया था, ट्रायल इज अनलाइकली टू कंक्लूड सून, कि जल्दी ट्रायल खत्म होगा नहीं, तो क्या करें, एंड इनकार्सिनेशन बिकम एक्सेसिवली लॉन्ग। जो इनकार्सिनेशन जेल के अंदर व्यक्ति बैठा है वो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ट्रायल के बिना आप कह रहे हो कि बेल नहीं देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ग्रांट बेल डिस्पाइट सेक्शन 43D(5)। तो उस सेक्शन की जो भी हमने पढ़ा उसके होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या कर सकती है, बेल ग्रांट कर सकती है, ये कहा गया इसके अंदर। ठीक है, लेकिन सिमिलर प्रिंसिपल को हम लोग कहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, गुरविंदर सिंह, जुल्फिशा फातिमा, इनके केस में कल उसने उमर खालिद ने 15 दिन की बेल मांगी थी, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, है ना। तो ये क्या चीज दिखाता है कि हो तो रहा है लेकिन सेलेक्टिव है अभी भी, यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं है। तो यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, है ना, ऐसा इस आर्टिकल में कह रहे हैं। तो गुलशुशा फातिमा के बारे में क्या कह रहे हैं, दिल्ली राइट केस के अंदर इसको बंद किया गया था, हम लोगों ने पढ़ाई है। दे टू शुड रिसीव बेनिफिट्स ऑफ नजीब प्रिंसिपल इफ ट्रायल रिमेन इंडेफिनेटली डिलेड। तो डिले रहेगा तो इनको भी मिलना चाहिए, ये बात मैं आपसे कहा था कि इनको भी मिलना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में इन्होंने आर्ग्यू किया है। ठीक है, मेजर लीगल प्रिंसिपल कौन कौन से आर्ग्यू किए बताए इसके अंदर, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जब तक कि कोई मुजरिम साबित ना हो जाए तब तक उसको हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि वो इनोसेंट है। क्या कहता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टेक्स अ बैक सीट। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या बैक सीट पे जाके बैठ गई है जब हम गुलफिशा, उमर खालिद, इन लोगों के केसेस को देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रिमिनल डॉक्ट्रिन क्या है, एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक गिल्टी प्रूव ना हो जाए तब तक उसको इनोसेंट मान के कोर्ट काम करेगी। ठीक है, तो ये ट्रायल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा एक ये है, इंडिया ईवी एम्बिशन नीड्स अ ग्रिड स्ट्रेटेजी टू मैच। अभी हम लोग अगर हम ईवी ट्रांजिशन की बात करते हैं,
दिमाग में आता है कि नई नई ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने चाहिए, सुंदर सुंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने चाहिए। जैसे महिंद्रा ने एक बहुत ही सुंदर कर्व लॉन्च करी, या चाइनीज BYD हम लोग देखते हैं, बिल्ड योर ड्रीम, या अमेरिकन टेस्ला हम लोग देखते हैं। तो ये कैसे है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कार्स, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट। तो इसके अंदर कह रहे हैं, इस आर्टिकल के अंदर ये कह रहे हैं कि हमने ईवी ट्रांजिशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपनी ग्रिड स्ट्रेटेजी को मजबूत करना है। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई पावर तो लगेगी ना गाड़ी चलाने के लिए, एनर्जी तो चाहिए ना। और एनर्जी चाहे तुम पेट्रोल से लो, चाहे तुम बिजली से लो। अगर बिजली कोल से बन रही है, कोयले से बना के ले रहे हो बिजली, तब तो और ज्यादा नुकसानदायक है। अच्छा पेट्रोल जला लो, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कोल जलाना तो और ज्यादा खराब है। और तो ऐसे ट्रांजिशन में जब हम ईवी की तरफ ट्रांजिट हो रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजिशन में कहीं ये ना हो कि हमारी जो डिपेंडेंस पेट्रोल के ऊपर है, वो डिपेंडेंस कोल के ऊपर हो जाए। हालांकि कोल इंडिया के अंदर बहुत है, लेकिन वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है उसको जलाना। तो उसके बहुत सारे इन्होंने ऑल्टरनेटिव भी बताए। तो ऑल्टरनेटिव हम लोग कई बार पढ़ते भी रहते हैं, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, और जितने इन्होंने बताया उससे ज्यादा आप लोग जानते हैं। चलिए बताइए कौन कौन से। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन करना है, कैसे कैसे करेंगे? सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर। कल कोई टॉपिक पढ़ा? परसों क्लास में? अरे नॉर्डिक कंट्री को क्या बेचने वाले हैं? कौन सा हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन तो एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन। इसके अलावा और क्या पढ़ा था? बायोगैस, बायोगैस है ना। तो ये सब भी क्या है, ये सब भी ग्रीन ट्रांजिशन में हेल्प करेगी। तो उसमें से कुछ के ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया है। हालांकि ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 420 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स, है ना। तो उसके अंदर अगर हम कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे तो 900 से 1100 टेरावाट आवर बिजली हमको चाहिए, ठीक है जी। जबकि हम अगर 50% भी करते हैं तो 500 टेरावाट तक चाहिए। अगर हम 2045 तक 50% भी ट्रांजिशन कर देते हैं ईवी के ऊपर, ठीक है। तो रिप्लेस करके अगर हम उसकी जगह फॉसिल फ्यूल लेंगे तो और भी ज्यादा नुकसानदायक है। और सिर्फ यहाँ पर आपकी स्कूटी, आपकी गाड़ी को इलेक्ट्रीफाई करने की बात नहीं है। बात किसको इलेक्ट्रीफाई करने की, मेन चीज क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का होता है, ठीक है, उसके अंदर ट्रांजिशन करने के लिए फ्लाइट ट्रांसपोर्ट को चेंज करने की जरूरत है। उसको करने के लिए भी 60,000 किलोवाट एनुअली लगे, ठीक है। और इलेक्ट्रीफाइंग फ्लाइट कॉरिडोर वुड रिक्वायर 500 से 600 टेरावाट आवर बिजली इतनी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बिजली बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए वही सजेशन जो आप लोगों ने दिए, वही सजेशन ये भी दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे इन चीजों पे हमको क्या करना चाहिए, अपना एनर्जी को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो एक एक बैटरी स्वैपिंग की बात कर रहे हैं। जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर होते हैं या डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको हमेशा चलाते रहना है। तो क्या बैटरी स्वैपिंग कर सकते हैं। बैटरी स्वैपिंग यानी कि एक चार्जिंग स्टेशन होगा, वहां पे आप अपनी बैटरी जाके दे दो, नई बैटरी लगा लो, चलाओ, बैटरी खत्म हो जाए फिर से चेंज कर लो अपनी बैटरी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। वर्क प्लेस जाकर एक चीज और, जो ग्रिड है हमारा, जो जहाँ से हमारे पास बिजली आ रही है, उसके ऊपर एक ही समय पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जा रहा है। आदमी घर पे आया, उसने अपनी गाड़ी बाहर चार्जिंग पे लगाई और अंदर एसी चला के बैठ गया, तो एसी भी चला और ऑलमोस्ट सब लोग उसी टाइम पे घर पहुंच रहे हैं, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे सब अपनी गाड़ी में चार्जिंग पे लगा रहे हैं। तो क्या एक पीक टाइम बन जा रहा है इसका कंजम्पशन का। तो ऐसे में हम लोगों को बैटरी स्टोरेज के बारे में भी ध्यान देना होगा, ठीक है, ताकि हम लोग जो पीक आवर्स हैं उसके अंदर क्या कर सके, उसके अंदर हम लोग और अच्छे से बिजली प्रोवाइड कर सके, कंटिन्यूअस कर सके, अनइंटरप्टेड कर सके, अफोर्डेबल कर सके। इस आर्टिकल के अंदर हालांकि ये भी कह रहे हैं कि जो पीक आवर्स है उस समय पर बिजली कंजम्पशन के ऊपर रेट्स बढ़ा देने चाहिए। हालांकि ये ठीक नहीं होगा क्योंकि गरीब आदमी की बिजली यूज करता है, ठीक है। इसके अलावा देखो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वी फाइनेंस है डिस्कॉम का, और लॉसेस सह रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उसके बारे में
तो उनको भी नुकसान हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो सोलर विंड है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने बताई थी। बेस लोड पावर क्या होता है? कंटिन्यूअस मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर 24/7, 24 घंटे क्या कंटिन्यूअस मिनिमम सप्लाई होते रहने चाहिए। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें वही सारे आप लोगों के सजेशन हम हमारी सरकार को मान लेने चाहिए, ठीक है, तभी कुछ होगा। बाकी चैलेंजेस के बारे में, बैटरी वेस्ट, अगर हम बैटरी को बढ़ाते हैं तो बैटरी का जो वेस्ट है, लिथियम आयन, तो एक बार हमने बैटरी यूज कर ली तो उसका लिथियम आयन बचा, तो उसको भी तो हम लोग कहीं पर डिस्पोज करेंगे, टॉक्सिन डिस्पोज करेंगे, टॉक्सिक जो होते हैं उसको भी डिस्पोज करेंगे। तो उसके डिस्पोजल को लेके एक बड़ी समस्या आने वाले समय में खड़ी हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अच्छा आर्टिकल है। लो कार्बन एमिशन की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ग्रीन ट्रांजिशन करना चाहते हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर, तो सोलर और विंड से वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हमारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। अगर हमें अपनी जरूरतें भी पूरी करते रहना है और ग्रीन ट्रांजिशन भी करना है, तो न्यूक्लियर के ऊपर हमें जाना ही पड़ेगा। और यही पर हाथ की हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की डोज है वो खत्म होती है।